क्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन करा था, जिसमें मैंने आपको पार्सन के द्वारा दिए गए अवस्थाओं के संदर्भ में जिसमें फ्रॉयड ने भी बताया था और गिलेन ने भी बताया था, उनके संबंध में मैंने अध्ययन करा था। बाल्यावस्था में बालक सर्वप्रथम माता पिता के संपर्क में आता है। माता पिता से उसे प्रेम, अधिकार, निर्देश व संरक्षण प्राप्त होता है। वह इन्हीं व्यवहारों को अन्यों के प्रति दर्शाता है। माता पिता के अतिरिक्त वह अन्य बालक, उसके भाई बहन, उसके साथी समूह उसके विकास में सहयोग देते हैं। स्कूल जाने के योग्य होने पर विद्यालय के बालक शिक्षक, संचार माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, अन्य प्रौढ़ व्यक्ति से संपर्क में बालक आता है। उसके सामाजिक विकास में उसका योगदान देता है, क्योंकि सभी के व्यवहारों के प्रति उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। कहानी पढ़ना, पड़ोसियों से सीखना, आदतों का विकास करना आदि की अनेक स्थितियां बालक को सामाजिकृत बनाने में योगदान देती हैं। युवावस्था में बालक को अनेक नवीन समझौते करने पड़ते हैं। उसके शारीरिक अंगों का विकास उसमें एक अप्रत्यक्ष भय पैदा करते हैं। विपरीत लिंग के प्रति सामंजस्य, बड़ों का व्यवहार, नए सामाजिक संबंध, उसके साथी समूह के साथ उसके संबंध आदि सामाजिक अंग को प्रभावित करते हैं। युवावस्था में अनेक सामाजिक अभिकरण जैसे समूह, टोली, राजनीतिक संबंध, बड़े सामाजिक संपर्क, माता पिता, संचार साधन, रेडियो आदि संपर्क उसका सामाजिकरण प्रभावित होता है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, उसका विवाह होता है, बच्चे होते हैं, स्वयं का व्यवसाय अपनाना पड़ता है, उसके लिए उसे समाज पर आश्रित रहना पड़ता है। अतः उसके सामाजिकरण में अनेक अभिकरण का योगदान होता है। धर्म, पड़ोस, रहने का व्यवसाय आदि सभी चेंज हो जाते हैं। तो इस डायग्राम में हम ये बताना चाहते हैं कि प्रौढ़ के साथ उसके कौन कौन से संबंध होते हैं, युवाओं के साथ उसके अधिक संबंध होते हैं और बालकों के साथ बालक के अधिक अलग संबंध होते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिकरण के सिद्धांतों के बारे में। तो सामाजिकरण के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति का सामाजिकरण किस प्रकार से होता है, उसे इसके लिए जानना एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इस संबंध में अनेक समाजशास्त्री तथा मानव वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया और सामाजिकरण के सिद्धांतों का उल्लेख करा। ये सिद्धांत आत्म या स्वयं के विकास के आधार पर विकसित होते हैं। स्वयं या आत्म को समझते हुए डेविस ने कहा था कि स्वयं सामाजिकरण का केंद्र बिंदु है तथा उसका उद्भव क्रमिक होता है और स्वयं के ज्ञान के बाद व्यक्ति को व्यक्तित्व मिलता है। इस स्वयं का विकास बालक के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद होता है। यह संपर्क पहले शारीरिक स्तर पर होता है और इस स्तर पर अनेक स्रोतों द्वारा शिशु में स्थायित्व निरंतरता आती है। उसमें पहला स्रोत शरीर, दूसरा स्रोत वातावरण और तीसरा स्रोत उसके साथी हैं। ये सभी मिलकर आदतों के निर्माण में सहयोग करते हैं। शारीरिक स्तर से भी इतर एक पृथक संरचना होती है जो जन्म के समय विद्यमान नहीं होती, किंतु सामाजिक अनुभव से विकसित होती है। डेविस का कहना है कि शरीर के विभिन्न अवयव जैसे नाखून, दांत आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु इनके अनुरूप आत्म व स्व नष्ट नहीं होता। आत्म या स्व तो एक मानसिक तत्व है, एक शारीरिक सत्ता नहीं है। यही है व्यक्तित्व को समाज में अंतःक्रिया करने योग्य बनाता है। स्वयं बालक को स्वयं के संदर्भ में तथा दूसरों की दृष्टि में उसके अस्तित्व का ज्ञान कराता है। तो इस संदर्भ में फ्रॉयड ने इस संबंध में अपना सिद्धांत दिया था। फ्रॉयड एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मस्तिष्क के 3 क्षेत्रों में विभाजित करा था, चेतन मन, अवचेतन मन तथा अचेतन मन। फ्रॉयड के अनुसार मन का वह भाग जो पूर्ण रूप से सचेत अवस्था में होता है चेतन मन कहलाता है। इस क्षेत्र में मानसिक क्रियाएं सर्वाधिक होती है तथा चेतनावस्था में भी बातें व्यक्ति को याद रहती है। अर्धचेतन मन या अवचेतन मन की स्थिति वह है जिसमें व्यक्ति तुरंत परिचित नहीं होता, किंतु विचार जो अचेतन मन में है कुछ क्षणों में चेतन में आ जाते हैं। अचेतन मन में फ्रॉयड का कहना है हमारे व्यक्तित्व का एक भाग अचेतन मन दबा रहता है। फ्रॉयड ने इसकी तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की, जिसका एक बड़ा भाग पानी के अंदर रहता है और कुछ भाग पानी के ऊपर दिखाई, यानी मानव का व्यवहार बाह्य व्यवहार के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव का अधिकांश व्यवहार जो है उसके अचेत व्यवहार शक्तियों द्वारा संचालित होता है। अनेक दमित इच्छा, भावनाओं का दबाव मनुष्य के व्यवहार पर पड़ता है, जिसे हम देखते हैं। अनायास मुख से असंगत बात निकल जाना, स्वप्न में किसी समस्या को देख लेना आदि अचेतन मन सत्ता के कारण भी होते हैं। फ्रॉयड के अनुसार समस्त मानसिक तथा शारीरिक व्यवहार के पीछे कामवृत्ति काम करती है, जिसमें उन्होंने इसे लिम्बिडो नाम दिया था। लिम्बिडो के अंतर्गत उन्होंने बताया था
कि ये कामवृत्तियाँ व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है, प्रेम व आत्मगुण से उसे संबंधित रखती है। लिम्बिडो के आधार पर फ्रायड ने 2 प्रकार की ग्रंथियाँ बताई थी, ऑडिपस और इलेक्ट। इस प्रकार इड अहम तथा पराअहम के बारे में भी फ्रायड ने बताया और फ्रायड ने इसका पूर्ण रूप से अध्ययन करा। धन्यवाद।